नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की और देखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन से करंट अफेयर हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले दोनों ही जो न्यूज़पेपर हैं हमारे इम्पोर्टेंट, उनके फ्रंट पेज हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है कि शतरंज के अंदर जो एक कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट होता है, एक बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है शतरंज में, और उसका नाम है कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो भारत के 17 वर्षीय चेन्नई के रहने वाले हैं डी गुकेश, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है और इस पूरे टूर्नामेंट में इनकी एक बार भी हार नहीं हुई, यानी पूरे के पूरे टूर्नामेंट में ये अजय रहे और इस टूर्नामेंट को इन्होंने जीत लिया है। अब इनका मुकाबला जो वर्ल्ड चैंपियन है उस वर्ल्ड चैंपियन के साथ अगले साल होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल 17 साल के हैं डी गुकेश, जो चेन्नई से हैं, और उन्होंने कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। और इन्होंने जो फाइनल था उसमें जो यूएसए के हिकारू नाकामुरा थे उनको हराया था। यूएसए के हिकारू जो नारामुका हैं वो उनके साथ ड्रॉ खेला और उसके बाद में इन्हें फाइनली विजेता घोषित किया गया। इसके बाद में देखिए और न्यूज़ में ये पॉलिटिकल न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कांग्रेस ने कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन में कि उन्होंने जो कहा है या भाषण दिया है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद में देखिए 25,753 लोग थे जो बंगाल के अंदर स्कूल के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर नियुक्त कर दिए गए थे 2016 में। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो नियुक्ति है वो अवैध है, इलीगल है, और उनको अब नियुक्त रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद में देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और उस टास्क फोर्स का काम यह है कि अभी जैसे फर्स्ट फेज हुआ, जैसे प्रथम चरण के मतदान हुए, उसके अंदर आपने देखा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी कम हो गया। चाहे राजस्थान की बात करें या ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे देश की, तो वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो ओवरऑल कम हो गया पिछली बार के वोटिंग से। 2019 में जो वोटिंग परसेंट था उससे काफ़ी कम हो गया। तो अब इलेक्शन कमीशन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, तो वो ये अनुमान लगाएगी कि आगे वाले जो आने वाले चरण हैं, जो अब 5 चरण बच रहे हैं, उनके अंदर क्या कहीं हीट वेव का खतरा है क्या। क्योंकि अगर हीट वेव का खतरा होगा या गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी या हीट वेव या लू चलेगी, तो उस केस के अंदर चुनाव में जो भाग लेने वाले मतदाता हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि वहाँ पर मतदाताओं की संख्या कम हो जाए। तो इसका पता लगाने के लिए अब निर्वाचन आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इसके बाद में देखिए इंडियन एक्सप्रेस, तो यही न्यूज़ है कि इन्होंने इतिहास रच दिया है। केवल 17 साल के हैं, चेन्नई से आते हैं, और इन्होंने जो प्रतिष्ठित एक टूर्नामेंट होता है कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट को इन्होंने जीत लिया है। अब इसके बाद में देखिए ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा हमारे काम की नहीं होती। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है एएमयू, उसमें पहली बार जो वीसी बनी है वो एक महिला है, ठीक है। और नाइमा खातून जो है वो इसमें पहली महिला की वाइस चांसलर बन गई है। इसके बाद में देखिए एक और जो इंटरेस्टिंग केस है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ कि जो सूरत लोकसभा क्षेत्र है, सूरत लोकसभा क्षेत्र है गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले देखिए चुनाव के अंदर क्या होती है, एक प्रोसेस फॉलो होती है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भरते हैं और निर्वाचन अधिकारी के पास में जमा करवाते हैं। तो सबसे पहले तो वो फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस होती है कि उन फॉर्म की जाँच होती है, और अगर उनमें कोई कमी होती है उन फॉर्म के अंदर तो फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। अगर कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहता है उसने अपना फॉर्म भर दिया और फॉर्म में जांच के दौरान अगर कोई कमी पाई जाती है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उस कमी का सुधार की कोई भी अवसर नहीं दिया जाता, वो फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। और इसके बाद में तीसरी प्रोसेस क्या होती है कि जो भी कैंडिडेटों के फॉर्म एक्सेप्ट हो चुके हैं वो अपना नाम वापस लेने की प्रोसेस शुरू होती है, और नाम वापसी के बाद में फिर क्या होता है कि उनको चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम फाइनल कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है चुनाव के अंदर। अब सूरत के अंदर क्या हुआ, देखिए वहाँ पर फॉर्म भरे गए, उसके बाद में जब फॉर्मों की जांच की जा रही थी ना, तो वहाँ पर जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं या कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ पर जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया।
उसमें कुछ कमी रही, इस वजह से कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए कांग्रेस वहाँ पर जनरली क्या है, गुजरात के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में ही फाइट रहती है, तो कांग्रेस के कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, अनप्रिडिक्टेबल रूप से, एक अप्रत्याशित रूप से जो 8 जो निर्दलीय कैंडिडेट थे या छोटी दलों के जो कैंडिडेट थे, 8 कैंडिडेट और भी थे वहाँ पे, जो या तो जो छोटी पार्टियां हैं उनसे संबंधित थे या निर्दलीय थे, इन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। सभी ने वापस, हम ध्यान देंगे, पहले तो सबने फॉर्म भरे, सूरत लोकसभा क्षेत्र का मामला है। जब फॉर्मों की जांच की गई तो कांग्रेस कैंडिडेट थे, उनके फॉर्म में कमी पाई गई और उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में प्रोसेस आती है नाम वापसी की। तो 8 जो निर्दलीय वहां पर उम्मीदवार थे या पार्टी, छोटी मोटी पार्टियों के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति इस पूरे के पूरे लोकसभा सीट पर बचे थे, और वो थे भारतीय जनता पार्टी के संबंधित व्यक्ति। और उन्हीं व्यक्ति अब एक ही रह गए, तो अब उस पर चुनाव नहीं होंगे और सूरत लोकसभा पर अब चुनाव आयोजित नहीं होंगे। और वहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको वहाँ से इलेक्टेड घोषित कर दिया गया है। इनका नाम है मुकेश दलाल। ठीक है, तो मुकेश दलाल को वहाँ से बिना चुनाव लड़े ही निर्वाचित घोषित निर्वाचन अधिकारी द्वारा कर दिया गया है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस भी होती है। ठीक है, अब कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा तो वहाँ पर चुनाव नहीं होगा और उन्हें विजेता घोषित, निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट इशू है कि ऐसी ने 14 साल की एक बच्ची थी जो रेप सर्वाइवर है, यानी उनके साथ बलात्कार हुआ था, तो उसके 30 महीने की जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करने की परमिशन या उसको टर्मिनेट करने की परमिशन दे दी है। तो इसे हम देखेंगे अच्छी तरह से कि ये क्या मामला है। इसके बाद में देखिए, ये जो चिप इंडस्ट्री है, जो माइक्रोचिप बनाई जाती है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इम्पोर्टेंट, वो आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट महिलाएं होती हैं स्पेशली, उनको क्या होता है, चाइल्ड केयर केयर लीव मिलती है। ठीक है, CCL। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो महिला है उसका ये अधिकार है कि वो CCL या चाइल्ड केयर लीव को यूज़ करे। कोई भी जो नियोक्ता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे निजी सेक्टर का हो, वो महिला को CCL लेने से मना नहीं कर सकते। तो ये आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अब देखिए, ये एक न्यूज़ है कुछ दिनों पहले की है। इसमें देखिए हुआ क्या कि कर्नाटक के अंदर कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को ऐसे बोला कि हमारे कर्नाटक के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, यानी बारिश नहीं हुई और सूखे की स्थिति है, तो आप हमें नियमानुसार फंड, जो एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है सूखे जो प्रभावित राज्य होते हैं उनको, वो फंड हमें दें। ठीक है, और केंद्र सरकार ने घोषणा भी की कि हम आपको फंड देंगे, जो आपका सूखे का फंड बकाया है वो लगभग है 18,000 करोड़ रुपए का, वो हम आपको देंगे। लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फंड रिलीज नहीं किया गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटका का जो सूखे का या ड्रॉट का जो फंड जाना था वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। उसके बाद में जो कर्नाटक है ना, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा भी होगा कि अगर किसी राज्य और संघ के बीच में विवाद होता है ना, तो वो विवाद सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंदर आता है। दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद हो या संघ और राज्य के मध्य का अगर कोई विवाद होता है किसी भी इशू पर, तो वो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, यानी मूल अधिकारिता के अंदर आता है। तो ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई कर्नाटक सही कर रहा है, कर्नाटक को जो सूखे की निपटने के लिए जो राशि होती है ना, वो जल्दी ही जारी की जाए। और कल फिर केंद्र सरकार ने रिमाइंडर भेजा है सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने कहा भी है कि हम कर्नाटक को बहुत जल्दी राशि दे देंगे। ये राशि है 18,171 करोड़ रुपए की। तो ये राशि, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप कर्नाटक सरकार से बात करो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छी बात कही कि देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है ना, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेसिस होने चाहिए, यानी दोनों ही एक दूसरे की मदद करें, दोनों ही एक दूसरे की सहायता करें। केंद्र सरकार राज्य की सहायता करे और राज्य है वो केंद्र की सहायता करे। तो इसे ही हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना होनी चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धा की। दोनों के बीच में एक नेगेटिव प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद में देखिए, ये अभी न्यूज़ हमने फ्रंट पेज पर भी पढ़ी कि एक 14 साल की जो बच्ची है, जो रेप सर्वाइवर है,
उसको अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनका 30 महीने की जो प्रेगनेंसी है ना वो टर्मिनेट की जाए। अब हमारे देश के अंदर एक अलग से ही कानून बना हुआ है और उसका नाम है मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, एमटीपी एक्ट 1971। ये हमें एक्ट बताता है कि कितने दिनों में या कितने दिन पुराना जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, किन किन केस के अंदर टर्मिनेट किया जा सकता है और कब कब और किस किस डॉक्टर की सलाह से उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। अब देखिए इसे हम देखते हैं। तो 1971 के अंदर ये एक्ट बना था, इसका नाम था गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, यानी एमटीपी एक्ट 1971। ठीक है, एमटीपी एक्ट है 1971। ये एक्ट क्या कहता था, देखो अगर जो 12 सप्ताह तक का अगर गर्भ है, ये अगर अगर मान लीजिए कोई महिला है और उनकी प्रेगनेंसी को 12 वीक हो चुके हैं, तो एक डॉक्टर अगर कहता है कि हाँ इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाए या इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करके या टर्मिनेट किया जाए, तो वो टर्मिनेट की जा सकती थी। ठीक है, लेकिन अगर 12 सप्ताह से ज़्यादा पीरियड हो गया महिला को प्रेग्नेंट हुए या उनकी प्रेगनेंसी को कंसीव किए हुए 12 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो केवल और केवल उस केस के अंदर स्पेशल केस था और उसमें क्या होता था कि 2 डॉक्टरों की अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, और स्पेशल केस क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए इस प्रेगनेंसी की वजह से महिला की जान को खतरा हो, महिला शारीरिक और मानसिक रूप से खतरा महसूस कर रही हो, या रेप के कारण ये प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो, या फिर जो बच्चा अंदर पल रहा है या बच्चा या बच्ची उसका प्रॉपर उसका विकास नहीं हुआ हो, या उसकी विकलांग होने का डर हो, यानी उसके जो अंग है ना अंदर ऑर्गन वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो फिर इन केसेज में अगर ये 4-5 केस हो जाते हैं तो 20 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है उसे अबॉर्ट किया जा सकता है, या 20 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 2 डॉक्टर्स की राय होगी, वो ये अप्रूव करें, वो ये प्रमाणित करें कि हाँ महिला की जान को खतरा है, या जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका डेवलपमेंट, उसके ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या बलात्कार की वजह से ये गर्भधारण हुआ है, या महिला की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को इससे खतरा है। तो ये सारी चीज़ें अगर दो डॉक्टर प्रमाणित करते हैं तो 20 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक तो प्रोविज़न था कि 12 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करने का, दूसरा था 20 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करने का। तो ये 2 टर्मिनेशन के लिए अलग अलग नियम बनाए थे और एक्ट पारित किया था पार्लियामेंट के द्वारा, इसका नाम था एमटीपी एक्ट 1971। इस एक्ट के अंदर 2022 के अंदर 2021 में संसद ने इस एक्ट के अंदर चेंजेस किए, और संसद में क्या कहा गया, देखो 20 सप्ताह तक के लिए जहाँ जहाँ पहले हमने कहा था ना 12 वीक, उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 20 वीक। ठीक है, अगर 20 वीक तक किसी भी महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए एक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर एक डॉक्टर है वो ये कहता है कि ये जो प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है ये आगे जाके मुश्किल हो सकती है, महिला के जीवन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो एक डॉक्टर की सलाह पर ही 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके बाद में क्या कहा कि 20 वीक से ज़्यादा की अगर प्रेगनेंसी हो गई है अप टू 24 वीक, अगर 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो उसके अंदर 2 डॉक्टरों की राय ली जाएगी। पहले हमने क्या पढ़ा था, एक तो 12 वीक और एक 20 वीक। ठीक है, तो नए एक्ट में क्या किया गया संशोधन में, इस 12 की बजाय तो कर दिया 20 वीक और इस 20 को बना दिया 24 वीक। बस यही चेंज हुआ है। और इसमें कहा गया कि अगर गर्भ 24 वीक तक का है, अगर प्रेगनेंसी 20 से ज़्यादा है परंतु 24 वीक तक की है ना, तो 2 डॉक्टर अपनी राय देकर और उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। कब कब टर्मिनेट किया जाएगा, वो केवल और केवल इन 7 स्थितियों में, जैसे मान लीजिए बलात्कार की स्थिति हो, मान लीजिए वो महिला अभी 18 साल से कम आयु की हो, या महिला विधवा हो गई हो, या उसका तलाक हुआ हो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहले जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तब तो महिला की स्थिति ठीक थी, लेकिन अब वो या तो उसके पति की डेथ हो गई है या डिवोर्स हो गया है, तो भी 24 वीक तक के जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। इसके बाद में मान लीजिए कोई विकलांग महिला है, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त महिला है, या अगर डॉक्टर्स को ये लगता है कि जो अंदर जो बेबी है अंदर प्रेगनेंसी पेट के अंदर, उसमें कोई इस तरह की विकृति है जिसकी वजह से वो
नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म नहीं ले सकता, या तो उसका कोई पार्ट मिसिंग है, या उसके मेंटल स्टेटस, या उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति बहुत ही खराब है। इसके अलावा अगर कोई आपात स्थिति हो, मान लीजिए महिला की जीवन को ही कोई नुकसान हो, तो उस स्थिति के अंदर भी 24 महीने तक का जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करने का ऑर्डर 2 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड बनेगा, और उनकी राय के ऊपर 24 वीक तक के जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 24 वीक से ज़्यादा की अगर प्रेगनेंसी हो, तो क्या उसे टर्मिनेट किया जा सकता है? तो देखिए, जो एक्ट है, एमटीपी एक्ट है हमारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अगर केवल और केवल ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि 24 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को वो टर्मिनेट कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या भी करता है और वो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन भी करता है। तो इसी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 30 वीक की प्रेगनेंसी है और केवल 14 साल की ये बच्ची है और रेप सर्वाइवर है, यानी इनके साथ बलात्कार हुआ है और उसकी वजह से ये प्रेगनेंसी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि हाँ, 30 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसे भी टर्मिनेट किया जाए। ठीक है, तो स्पेशल केस था और वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केस था। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये वेरी वेरी एक्सेप्शनल केस है और इसके अंदर हम अनुमति देते हैं। हालांकि कानून क्या कहता है, केवल 24 महीने की प्रेगनेंसी को, और वो भी कब, केवल 7 कंडीशन के अंदर जो हमने पढ़ी कि उस रेप पीड़िता है, माइनर है, अगर विडो हो गई है या डिवोर्स हो गया है, तो केवल और केवल मैक्सिमम 24 वीक की प्रेगनेंसी और केवल 7 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही, और केवल तब जब 2 डॉक्टर इसके लिए अप्रूव करें, तो ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इससे ज़्यादा को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 1971। अब इसमें संशोधन 2022 में हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शनल केस मानते हुए अभी रिसेंटली एक 14 ईयर की जो बच्ची है उसका भी 30 ईयर हो गया था प्रेगनेंसी को, 30 वीक हो गया था प्रेगनेंसी को, तो उसे टर्मिनेट करने की अनुमति दे दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।